नमस्कार। यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी में आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं जो यूपी की पीपी की परीक्षा, सीटेट की परीक्षा और यूपी टेट की परीक्षा और अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं जिसमें सब में हिंदी आती है, या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी हिंदी आती है, उन सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के माध्यम से हम 30 प्रश्न ले रहे हैं। इन 30 प्रश्नों के माध्यम से 120-140 प्रश्न बताएंगे जो अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? देखिए, हिंदी में लिंग दो हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो पुरुष जाति का बोध करावे वो पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का बोध करावे वो स्त्रीलिंग। अब इसमें देखिए, कवि शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा ये पूछा जा रहा। विकल्प लिखे, कवि इत्री, कवि, कवयित्री, कवियत्री। वैसे आपने सुना होगा कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री, लेकिन कवयित्री शब्द शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा? देखिए, 4-3 जगह करते ही लिखा है, तो सही है कवयित्री। सही शब्द क्या है? कवयित्री, ये है कव शब्द है, फिर इत्री, तो ये शब्द लिखा है कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होगा। तो दूसरे प्रश्न में आते हैं, तमश किसकी रचना है? तमश भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखा गया उपन्यास है। भारत पाकिस्तान विभाजन पर कई उपन्यास लिखे गए, जिनमें 2 सबसे चर्चित उपन्यास रहे हैं। उनमें एक तो तमश है और दूसरा है कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान, ये 2 उपन्यास बहुत चर्चा में रहे हैं। ये दोनों उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन पर ही लिखे गए हैं। तो कितने पाकिस्तान के लेखक हैं? कमलेश्वर जी, कमलेश्वर, ये हैं कितने पाकिस्तान के। और तमश के लेखक हैं भीष्म शाहनी जी। तो उत्तर होगा भीष्म शाहनी। तो तमश पुस्तक के रचयिता भीष्म शाहनी, ये पुस्तक भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखी गई है। और भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखा गया एक दूसरा उपन्यास कितने पाकिस्तान, ये कमलेश्वर जी का है। तो अलग क्वेश्चन आपको पता चला। आगे बढ़ते हैं। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन हैं? देखिए, 4 विकल्प हैं। गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता जी, मैथिली शरण गुप्त जी, धर्मवीर भारती जी। अच्छे राइटर हैं सब। इसमें भारत भारती काव्य के रचयिता, इसकी रचनाएं बहुत वीर रस से संबंधित रचनाएं, देश प्रेम से संबंधित रचना है। और इस रचना पर उस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई थी। वे हैं मैथिली शरण जी गुप्त। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। इसमें पंक्तियां हैं, हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। इस प्रकार की पंक्तियां। तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आगे आते हैं प्रश्न में, गिरीश में कौन सी संधि है? गिरीश, रा में बड़ी ई, बड़ी दीर्घ, यानी देखिए गिरी धन ईस, ये विग्रह है। छोटी ई, बड़ी ई, ये समान स्वर हैं। क्या हैं? समान स्वर। जब समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाए बड़ी, तो दीर्घ संधि होती है। ये है गिरिधन ईस, ये सही विग्रह है। समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो, यानी शब्द में बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा आ, ये अगर रहता है तो वहाँ पर दीर्घ संधि ही होती है, याद रखना। ठीक, तो गिरिधनेश, गिरीश में दीर्घ संधि है। आगे बढ़ते हैं। अत्यंत का संधि विच्छेद, विच्छेद पूछा गया है। देखिए, अति धन अंत, देखिए आ है, ता है, ई है, आ है, आधा ना और ता है। ई के बाद दूसरा स्वर आया तो ई बन गया या में, और आ वैसा ही रहा, और ये सब वैसे ही है। आ और ता जोड़ दिया, आ
ता में हलंत लगा आधा ता, या में आके मत लग गई या अत्यंत। तो ई जब या में बदलता है तो कौन सी संधि है? यण संधि। तो अति धन अंत ये विग्रह पूछा गया है और संधि का नाम है तो यण संधि है। अति धन अंत यण संधि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। संगीतज्ञ में कौन सा समास है? समास तभी पता चलेगा अब उसका विग्रह करें। संगीत, संगीत को जानने वाला, संगीत को जानने वाला, जानने वाला संगीतज्ञ कहलाता है। को शब्द का लोप किया गया है तो तत्पुरुष समास है। कारक चिन्हों का लोप जहाँ भी होगा वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। द्विगु में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व में दोनों पदों के बीच में और शब्द का लोप होता है। कर्मधारा में दोनों पदों में विशेषण विशेष का भाव होता है। तो यहाँ पर को शब्द का लोप है इसलिए तत्पुरुष है। तत्पुरुष में कर्म तत्पुरुष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यथासाध्य में कौन सा समास है? जिस समास में आए हुए पदों में प्रत्यय को हटा करके प्रारंभ में उपसर्ग जोड़ दिया जाए या पद को दोबारा लिखा जाए तो वहां पर कौन सा समास होता है? अब देखिए इसमें जो 4 विकल्प लिखे हुए हैं वो चारों विकल्पों में कोई शुद्ध नहीं है। यथासाध्य में अव्ययी भाव होगा, अव्ययी भाव। ये ऐसा कभी कभी होता है कि प्रश्न में जो विकल्प है वो कोई विकल्प सही नहीं होता है, मिस प्रिंटिंग नहीं बल्कि ठीक ढंग से प्रश्न पत्र चेक नहीं होता और इस वजह से गलती चली जाती है। तो इस वजह से ऐसे प्रश्न के उत्तर को हटा दिया जाता है प्रश्न को, या उसके उत्तर को कॉमन कर दिया जाता है, सबको उत्तर का नंबर मिल जाता है। तो इन चारों विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं है। द्विगु पहला पद संख्यावाची होगा। द्वंद्व में दोनों पदों में और शब्द का लोप होगा। कर्मधारय में विशेषण विशेष का भाव होगा और तत्पुरुष में कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का लोप होगा। तो ये चारों विकल्प नहीं है। सही उत्तर क्या है? अव्ययी भाव होगा, अव्ययी भाव। ठीक, तो समझ लीजिए कभी कभी ऐसा हो जाता है तो बहुत कठिन है कि एक विकल्प को पकड़ ही लेना है। आप कॉन्फिडेंस रखो कि कौन सा उत्तर सही हो सकता है। ठीक, आगे आते हैं। मदन सलाका किसका पर्यायवाची है? मदन सलाका कौवा, चिड़िया, कोयल, कबूतर। ये उत्तर जो सही है कोयल का पर्यायवाची है। मदन सलाका कोयल को कहते हैं। कोयल के और भी शब्द हैं जैसे चित्रांशी, चित्रांशी, शारिका, शारिका, कलघोष, कलघोष और काकपाली, काकपाली। ये सब मदन सलाका के यानी कोयल के पर्यायवाची है। मदन सलाका कोयल का पर्यायवाची और कोयल के अन्य पर्यायवाची चित्रांशी, सारिका, कलघोष, काकपाली ये भी कोयल के ही पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरण का पर्यायवाची शब्द रश्मि, मयूख, मरीचि सभी। देखिए रश्मि भी है, मयूख भी है, मरीचि भी है। जब सब हैं तो उत्तर विकल्प दिया हुआ है ये सभी, तो उत्तर होगा ये सभी। बहुत जल्दबाजी में प्रश्न को पढ़ करके न उत्तर मार दें कि आपने पढ़ा किरण का पर्यायवाची रश्मि होता, आपने पहले में मार दिया उत्तर, तो गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से चारों विकल्पों को अच्छे से पढ़ ले। देखें सब मिल रहा तो उत्तर दिया हुआ है ये सभी। कभी कभी 2 विकल्प मिलते हैं और तीसरे विकल्प में लिया रहता है दोनों, फिर चौथा विकल्प रहता है दोनों में कोई नहीं। तो जल्दबाजी नहीं, आराम से अच्छे से। थोड़ा परीक्षा में जल्दी तो करना ही होता है लेकिन बहुत कंसंट्रेट होकर के ये गलती ना हो। चलिए आगे आते हैं। साक्षरता का विलोम शब्द क्या होगा? साक्षर जो अक्षर जानता है, जो पढ़ा लिखा है, जो अक्षर जानता है वो साक्षर। और साक्षर का अगर साक्षर होता साक्षर तो निरक्षर होता, निरक्षर। अब इसमें ता जोड़ दिया गया, साक्षरता, साक्षरता, तो इसमें भी आप जोड़ दीजिए निरक्षरता, ता जोड़ दीजिए। साक्षरता का निरक्षरता ये विलोम होगा, साक्षरता का निरक्षरता। आगे है हित शब्द का विलोम क्या होगा? हित, विहित, सहित, अहित, हितैषित। हित, अहित, तो जोड़े में चलता है, हमेशा एक साथ चलने वाले हित अहित।
तो इस प्रकार से हित का अहित हो। कुछ क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं तो सेकंड के समय हिस्से में समय खर्च कीजिए, और कुछ में थोड़ा दिमाग लगाना है, उसमें ज़्यादा। जो भी परीक्षा होती है उसमें हिंदी के अलावा और भी विषयों के प्रश्न होते हैं, तो हिंदी शब्द में सब वाले पोर्शन में सबसे कम समय आपको देना है, जिससे और समय के लिए पोर्शन में ज़्यादा समय मिल जाए। तो इस प्रकार से जो शब्द क्वेश्चन जल्दी हल हो सकते हैं उनको जल्दी हल, और फिर जिसमें थोड़ा बुद्धि लड़ानी है उसमें थोड़ा समय दे दो। तो इस प्रकार से बैलेंस रहेगा। आगे बढ़ते हैं। स्वार्थी का विलोम क्या है? जो अपना हित चाहता है, अपने बारे में सोचता है, वो स्वार्थी है। अब यहाँ परमार्थ, परार्थी, विद्यार्थी, परावलंबी। देखिए स्वार्थ अगर होता, केवल स्वार्थ, अगर केवल स्वार्थ होता तो परमार्थ होता। अब स्वार्थी है तो परमार्थी होता। स्वार्थी है तो एक विकल्प हो सकता है परमार्थी, और परमार्थी इसमें कहीं नहीं दिया है तो परार्थी दिया है, तो परार्थी सही होगा। स्वार्थी का परार्थी, और परावलंबी का क्या होगा? स्वावलंबी। स्वावलंबी जैसा शब्द है उसी प्रकार से। और विद्यार्थी का शिक्षक हो सकता है, तो आप अगर विलोम पूछा जाता है तो शिक्षक हो सकता है। तो सबके विलोम हो गए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सभी लोग जो देख रहे हैं, जो इस चैनल में नए हैं, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और अपने मित्रों को शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसकी का लाभ ले सकें। और इसमें ये परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इससे सब कोई लाभ इसका ले सके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को क्या कहते हैं? एक शब्द कहते हैं, परकीया, विरक्ता, परित्यक्ता, विदग्धा। तो पति द्वारा परित्यक्त, परित्यक्त से बना परित्यक्ता, जो का पति ने परित्याग कर दिया है वो परित्यक्ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो दोनों हाथों से तीर चलाता है उसे क्या कहा जाता है? दोनों हाथों से निपुण है, दाएं हाथ से भी तीर चला ले और बाएं हाथ से भी तीर चला ले, ऐसी पारंगत करने वाले को सव्यसाची कहा जाता है। सव्यसाची अर्जुन को कहा जाता था, अर्जुन सव्यसाची थे, अर्जुन को सव्यसाची कहा गया है। दोनों हाथों से तीर चला लेते थे। सव्यसाची जो बाएं हाथ से निपुण है उसे कहा जाता है दोनों हाथों से निपुण, वही बात है। तो इसके बाद सव्यसाची होगा। आगे बढ़ते हैं। पुष्प का तद्भव रूप क्या होगा? पुष्प, फूल, पुष्प, पत्र, गुलाब। पुष्प का होगा फूल, वैसे फूल का सही तत्सम रूप सही होता है फुल्ल, फुल्ल होता है, लेकिन पुष्प दिया है, ये फूल, फुल्ल से फूल या फुल्ल से पुष्प बना होगा, फिर उसके बाद फूल आया। तो इस प्रकार से तत्सम रूप में पुष्प शब्द सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। निःश्वास में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग जो पहले लगे तो निः, ये श्वास, श्वास के पहले जो लगा है निः, निः होगा निःश्वास। निःश्वास उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले आकर के उस शब्द के अर्थ को बदले, परिवर्तित करें, तो उन्हें उपसर्ग कहे जाते हैं। जो पहले लगा उपसर्ग है, तो निः उपसर्ग लगा हुआ है। आगे है निस्तेज में उपसर्ग बताइए। निस्तेज, तेज शब्द में क्या लगा? निश, उपसर्ग लगा निश, उपसर्ग पहले वाला निश। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत जल्दी से कर लिए जाते हैं। फिर आगे आते हैं। ढिंढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ढिंढोरा पीटना यानी अपनी बात को बहुत प्रचारित करना, बहुत फैलाना। तो वही है खेल करना, प्रचार करना, बागपट होना, डींगे हाँकना, तो प्रचार करना। ढिंढोरा पीटना प्रचार करने को कहते हैं, ढिंढोरा पीटना। फिर आगे प्रश्न में है तूती बोलना, यानी एक जमाना था जब दादाजी की तूती बोलती थी। तूती बोलने का मतलब होता है रौब होना, रौब, बहुत रौब था, बहुत जलवा था, उसे कहते हैं तूती बोलना। तो तूती बोलना रौब होना। फिर अगला है किस शब्द की वर्तनी सही है? अपवजन, अपवर्जन, अपावर्जन, अभिवर्जन। अपवर्जन ये शब्द सही है। अपवर्जन शब्द सुना है आप जब किताबों पढ़ते हैं ध्यान से पढ़ा करें, जिससे आपको शुद्ध शब्दों की जानकारी होती रहे। अपवर्जन ये है सही शब्द। आगे है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? उसमें भी है पारगम्य, पारगमय, परेगम्य, परिगमय। तो पारगम्य होता है जिससे आर पार जाया जा सके, उसे
पारगम्य कहते हैं। जिससे आर पार जा सके उसे पारगम्य, साफ से लिख दें, पारगम्य, पारगम्य, आर पार गमन कर जाए तो पारगम्य कहते हैं। फिर अगला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। श्रृंगार शब्द ऐसे होना चाहिए, थोड़ा सा शुद्धि हो गई है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, देखिए रति, ये है श्रृंगार का स्थायी भाव, श्रृंगार। और देखें शोक है, ये करुण रस का स्थायी भाव। और ये है हास्य रस का हास्य स्थायी भाव। हास्य रस रस है, ये रस है, रस है। और ये हास्य स्थायी भाव, ये स्थायी भाव है, कहीं उलट पलट कर दिया। विस्मय, ये अद्भुत रस का है। और अन्य रस जो हैं उनके बारे में लिख देते हैं। जैसे आपका श्रृंगार हो गया, हास हो गया, करुण हो गया, अद्भुत हो गया। जैसे वीर रस है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। फिर उसके बाद आपका है रौद्र रस का स्थायी भाव, रौद्र रस का है क्रोध है। भयानक रस है, भयानक, इसका स्थायी भाव भय है। और इसके बाद शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, निर्वेद या वैराग्य बोलते हैं। और फिर इसके बाद विभक्त रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा। देखिए 1 2 3 4 5 ये और 4 ये, क्योंकि हास्य ये रस है और ये हास्य उसका स्थायी भाव है। और बाकी सब में रस के नाम इधर लिखे हुए हैं, स्थायी भाव इधर लिखे हुए हैं। इसमें रस के नाम इधर लिखे हुए हैं, स्थायी भाव। इन 9 रसों में से कोई पूछा जाएगा तो तुम को दिमाग में बैठा लो एक बार करने से, तो हर परीक्षा के लिए निश्चिंत हो जाओ। आगे बढ़ते हैं। गणों की संख्या कितनी बताई गई है? गणों की संख्या 8 है। काव्यशास्त्र में वर्णों और मात्राओं की गणना की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को गण कहा गया। 3 वर्णों के समूह को, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। और गणों की संख्या 8 है। कैसे पता चलेगा? ये आपका स्लोगन है, यमाता राज भान शलगा। इससे या का मतलब यगण, माँ का मतलब मगण, ता का मतलब तगण, रा का मतलब रगण, जा का मतलब जगण, भा का मतलब भगण, और ना का मतलब नगण, और सा का मतलब सागण। ये अब इसके बाद ला गा है तो 3 वर्ण नहीं है, इसलिए कोई गण नहीं होगा। तो गणों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, गणों की संख्या 8 है। इस प्रकार से उत्तर होगा 8। चलिए आगे आते हैं। छंद मुख्यतया कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4, मुख्यतया 4 प्रकार के होते हैं। देखिए छंद इसमें 4 प्रकार के हैं। वार्णिक छंद, वार्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद, तीसरा है वार्णिक वृत्त छंद, वार्णिक वृत्त छंद, और चौथा है मुक्त छंद। अब इसके बारे में थोड़ी बातें जान लीजिए। वार्णिक छंद वे हैं जो वर्ण गणना के आधार पर रचे जाएं। जैसे आपका है घनाक्षरी, देवघनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, कवित्त जैसे छंद वार्णिक में आते हैं। मात्रिक छंद वे छंद हैं जो मात्रा गणना के आधार पर रचे जाएं।
जिसमें दोहा, चौपाई, सोठा, बरवै, रोला, उल्लाला, हरगीतिका, आल्हा, तोटक, तोमर, ये सारे छंद मात्रिक छंद में हैं। और वार्णिक वृत्त छंद में ऐसे छंद हैं जिसका प्रत्येक चरण गणों से बना होता है, उसे वार्णिक वृत्त छंद कहते हैं। जैसे सवैया है, इंद्रवज्जा है, उपेंद्र वज्जा है, बसंत तिलका है, द्रुत विलंबिता है, शिखरणी है, ये सारे छंद आपके वार्णिक वृत्त हैं। और मूत्र छंद ऐसा है जिस छंद में न तो वर्ण की संख्या होती है निश्चित, न मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, उचित स्थान पर यति विधान और मुक्त प्रवाह इस छंद की विशेषता है। इस छंद के जन्मदाता निराला जी माने जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर क्या है, मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, तो उत्तर है 4 प्रकार के। ये हो गया। अब इसके बाद आगे आते हैं, कमल नयन को छाणी महात्म और देव को ध्यावै में कौन सा अलंकार है। कमल नयन, कमल नयन यानी आँखों को कमल मान लिया गया। जहाँ पर उपमेय में उपमान का पूर्ण आरोप, अभेद संबंध, अर्थात उपमेय को उपमान मान लिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, वो रूपक अलंकार होगा। देखिए, अनुप्रास वहाँ होता है जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास होगा। शेष वहाँ होता है जहाँ शब्द एक बार आवे और उसके एक से अधिक अर्थ हों, वहाँ श्रेष्ठ होता है। यमक शब्द जहाँ शब्द एक से अधिक बार आवे और अलग अलग अर्थों में आवे, वहाँ पर यमक होता है। तो इस प्रकार से अनुप्रास, श्लेष और यमक ये तीनों अलंकार शब्दालंकार में आते हैं, और ये वाला आपका अर्थालंकार में आता है। अर्थालंकार में और भी है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, भ्रांतिमान है, अतिशयोक्ति है, ये सब अर्था में आते हैं। तो इस प्रकार से रूपक अलंकार, कमल नयन में रूपक अलंकार होगा। आगे आते हैं, मुख बाल रवि शम लाल होकर ज्वालशा वेदित वर, लाल बाल रवि शम, शम देखिए शी शम सरिस, सी शम सरिस जैसे शब्द आवेंगे की तरह, यानी इस तरह का, उपमेय में उपमान की किसी गुण की तुलना हो रही हो, वहाँ पर उपमा है, उपमा अलंकार। तो शम शब्द आया है, बाल रवि शम, तो उपमा है, उपमा अलंकार है। और फिर आगे आते हैं, कथा सम्राट किसे कहा जाता है, यानी कहानी के कार के रूप में जो सबसे प्रसिद्धि हिंदी साहित्य जगत में मिली, उसे कथा सम्राट कहते हैं। और कथा सम्राट के रूप में प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय और फैसल नाथ रे सबों लोगों ने कहानी जरूर लिखी हैं, लेकिन प्रेमचंद की कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें कथा सम्राट, कथा सम्राट, कहानी सम्राट, कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट सब कुछ कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रेमचंद ने लगभग 450 कहानियाँ लिखी। 450 कहानियों में बड़ी चर्चित कहानियाँ हैं, छोटे क्लासों से लेकर के बड़ी क्लासों तक पढ़ाई जाती हैं। उसमें प्रेमचंद सर्वश्रेष्ठ कहानीकार के रूप में है, इसलिए उनको कथा सम्राट, कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट सब कुछ कहा जाता है। चलिए फिर आते हैं आगे। उसे फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, वो आंचलिक उपन्यासकार थे, क्षेत्रीय उपन्यास लिखते थे। और अज्ञेय जी प्रयोगवादी थे। जैनेन्द्र कुमार भी अच्छे उपन्यासकार हैं, परख, कल्याणी जैसे उपन्यास उन्होंने लिखा है। तो ये सब अपने अपने क्षेत्रों में माहिर थे, लेकिन कथा सम्राट के रूप में मुंशी प्रेमचंद को जानते हैं। फिर आगे प्रश्न आता है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है, यानी जो बच्चे के चित्र में, यानी बाल लीलाओं का चित्रण सबसे अच्छे ढंग से किया हो, वो सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है। वैसे बहुत से साहित्यकार हुए हैं, भक्ति काल में साहित्यकार कवि हुए हैं जो बाल चित्रण करते थे, जिनमें 2 लोगों के नाम आते हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ की बात अगर आती है तो सूरदास थे, सूरदास, और दूसरे तुलसीदास थे। तुलसीदास ने भी राम के बाल छवि का वर्णन बहुत अच्छे ढंग से किया है, लेकिन सूरदास जैसा वात्सल रस का वर्णन करने वाला कोई दूसरा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी अंधी आँखों से बालक के छोटी से छोटी हरकतों का, छोटी से छोटी क्रियाओं का अच्छे ढंग से वर्णन किया है। इसे वात्सल्य सम्राट के रूप में वात्सल्य सम्राट के रूप में प्रेमचंद का नाम, सूरदास का नाम आता है। चलिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जरा इसको हम ठीक करते हैं। हाँ चलिए, तो सूरदास ये छू गए, हाथ टच हो जाता है। तो फिर आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द श्रम साध्य में समास का है। श्रम साध्य, श्रम को साधने वाला, श्रम को साधने वाला,
साधने वाला। अब देखिए इसमें को शब्द का लोप किया, जहाँ कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो विग्रह करो, क्या परिवर्तित होकर के शब्द आया उसके हिसाब से समास का चयन करें। फिर आते हैं जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। जयदेव बहुत बड़े कृष्ण कवि थे, कृष्ण भक्त कवि थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गीत गोविंदम। गीत गोविंद संस्कृत में लिखा हुआ, संस्कृत का काव्य है, संस्कृत में कृष्ण काव्य है, कृष्ण पर। और इसी कृष्ण काव्य के को हिंदी में आधार लेते हुए मीराबाई ने लिखा है गीत गोविंद की टीका। वो मीराबाई की है। गीत गोविंद संस्कृत का काव्य, कृष्ण काव्य है, जिसके रचयिता जयदेव जी हैं। ठीक। पद्मावत जायसी के द्वारा लिखा गया है। ये आपका भक्तिकाल में जो प्रेमाख्यान शाखा के कवि थे वो जायसी, उन्होंने लिखा है। नीति शतक के भर्तृहरि हैं, भर्तृहरि है, ये भी संस्कृत का ग्रंथ है। और लीलावती के श्रीधराचार्य हैं, ये श्रीधराचार्य। और ये ग्रंथ गणित का ग्रंथ है, गणित का ग्रंथ है। लीलावती उनकी पत्नी का नाम था, अपनी पत्नी के नाम पर उन्होंने लिखा था। धराचार्य बहुत बड़े गणितज्ञ थे। तो इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर क्या जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ पूछा गया है, वो गीत गोविंद है। बात इतने ही 30 प्रश्न थे और आशा करते हैं कि 30 प्रश्नों के माध्यम से आपको बहुत ढेर सारे प्रश्न मिले होंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको जो जानकारी दी जा रही है उससे आपको बहुत सा लाभ मिल रहा होगा है। तो आप लोग जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक जानकारी मिलती रहे। फिर हम अगली श्रृंखला में आपसे मिलेंगे 30 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।